मेरा पति रोज ऑफिस जाता तो जाने से पहले मुझे लाल रंग की सदी देता और कहता, शान को हमारे ऑफिस से पहले इसे पहन लेना और अच्छे से तैयार होकर बैठ जाना, आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। मैं साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरे घर का नौकर मुझसे कहता, दीदी भगवान के वास्ते ये साड़ी मत पहनो वरना गजब हो जाएगा। तुम नहीं जानती हो सारी रात तुम्हारे साथ यहाँ क्या खेल खेला जाता है। आज तुम ये साड़ी मुझे दे दो। आज ये साड़ी पहनकर तुम्हारी जगह पर मैं बैठूंगा और तुम छुपकर सब कुछ देख लेना। फिर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा और तुम सब कुछ समझ जाओगी। लेकिन मुझे अपने नौकर की सारी बातें झूठी लगती थी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन आज उसने मुझसे बहुत ज्यादा जिद की और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा तो मैंने उसे अपनी साड़ी दे दी। उसने मेरी वह साड़ी पहन ली और अपने सर पर एक लंबे बालों की विग लगा ली और औरतों की तरह तैयार होकर मेरे कमरे में बैठ गया। रात को जब मेहमान आए तो मेरा पति एक एक करके उन्हें मेरे कमरे में ले जाता, मगर कुछ समय बाद ये देख मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब मेहमानों ने मेरे नौकर के साथ शाम के 5 बजे बज रहे थे, जब मैं सोकर उठी तो मेरे घर में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई से कह रही थी कि जल्दी मार्केट जाओ और अच्छा सा नाश्ता ले आओ और देखना कोई चीज की कमी न रह जाए। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो मुझे पता चला कि हमारे घर पर रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। फिर माँ ने मुझसे कहा, एक अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ। मैं अपनी माँ को देखने लगी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने एक नया जोड़ा निकालकर पहन लिया और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया। थोड़ी देर बाद वो रिश्ते वाले मेहमान हमारे घर पर आ गए। मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद भी उन्हीं के साथ बैठ गई। मुझे उन्होंने कहा कि मैं चाय बना लूं। घबराते हुए मेरे तो हाथ पैर फूल रहे थे, पर मैंने चाय बनाई और जब मेरी माँ ने इशारा किया तो मैं चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। उनमें से एक औरत, मुझे उसी समय अंदाजा हो गया था कि मैं इन्हें पसंद आ चुकी हूँ। उनके देखने का तरीका बता रहा था और बाकी लोगों को भी मैं और मेरे घर वाले पसंद आ गए। अगले दिन उन्होंने हमारे घर पर फोन करके बता दिया कि हमारी तरफ से हाँ है। मैंने भगवान का शुक्रिया किया और भगवान का नाम लेकर मेरी मंगनी रितेश से कर दी और 2 महीने बाद की शादी की तारीख तय हो गई थी। इन 2 महीनों में मैंने रितेश से थोड़ी बहुत फोन पर बात की थी। वो मुझसे मेरी फोटो मांगते हैं, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती थी और हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो समय आ गया जब मैं प्रकाश की दुल्हन बनकर उसके घर पर आ गई। शादी की रात के बारे में जो सपने मैंने देखे थे और सभी सच हो गए थे। मेरा घूंघट उठाते ही रितेश ने बहुत ज्यादा तारीफ की और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे कि तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था उसी समय मैंने सोच लिया था कि मेरी दुल्हन बनने के लायक सिर्फ तुम ही हो। तुम मुझे सारी लड़कियों से अलग लगी थी। मैं तुम्हारा जिंदगी भर बहुत ख्याल रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इतनी खूबसूरत दिखाओ। घर के कामों के लिए यहाँ बहुत सारे नौकर हैं। हमें यहाँ पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे खुश करना और मेरे लिए हमेशा सज संवर कर रहना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब तो मैं भी उनकी दीवानी हो गई थी। उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए जो उन्होंने शादी की किए थे। रोज जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए गिफ्ट जरूर लेकर आते थे। रितेश की मोहब्बत ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। अब मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। रितेश के मोहब्बत से मेरा रूप दिन ब दिन निखरने लगा था। जब मैं अपने मायके जाती तो मेरी दोस्त और मेरे पड़ोसी मुझे को गौर से देखती और मुझसे कहती, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, इतना मोहब्बत करने वाला पति मिला है। मोहब्बत में डूबे दिन रात ऐसे में। मेरी शादी को 4 महीने हो गए थे। एक दिन रितेश ने मुझसे कहा कि उन्हें किसी काम से दूसरे शहर जाना है और वो मुझे सुबह मायके छोड़कर चले जाएंगे और 20 दिन के बाद वापस आकर मुझे लेने आ जाएंगे। उनके ऑफिस की कोई मीटिंग थी, इसलिए उनका जाना बहुत जरूरी था। मैंने भी कहा ठीक है। रितेश ने मुझे शाम के टाइम मेरे मायके छोड़ दिया और खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। उसके बाद तो मेरी जिंदगी में जैसे तूफान सा आ गया। 20 दिन के बाद रितेश मुझे मायके से घर तो ले गए, लेकिन वो मुझे बहुत बदले बदले लग रहे थे। अब वो मुझसे बात भी बहुत कम करने लगे थे। उनकी आंखों में मुझे पहले वाली मोहब्बत नहीं दिखती थी। अब मुझे उनके साथ अजनबी तब्दील होता था।
अब ज्यादा समय ऑफिस में ही गुजरता। जब मैं उनसे इस बात की शिकायत करती तो वो मुझसे अपने बिजनेस का बहाना कर देते थे। कहने लगते थे कि मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होता है। कभी कहते हैं घर में हर जरूरत की चीज है, फिर तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं उनसे कहती मुझे चीजों की नहीं, आपकी जरूरत है। मगर शायद रितेश के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं घर पर सारा सारा दिन अकेली बोर होती रहती थी। इसलिए मैंने खाना पकाने वाली और सफाई करने वाली नौकरानी को छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि मैं घर का काम करूंगी, हो सकता है इसी से मेरा समय गुजर जाए और मुझे रितेश के इंतजार की तकलीफ भी नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल ही था, क्योंकि मुझे घर का काम छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था। अब जब मैंने घर का कामकाज शुरू किया तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझसे ये काम संभाला नहीं जा रहा था। मैंने परेशान होकर रितेश से कहा कि आप घर के कामकाज के लिए दोबारा कोई नौकरानी रख लीजिए, क्योंकि मुझसे अब इतना सारा काम नहीं होता। लेकिन रितेश कहने लगे कि अब हमें नौकर की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी घर में होता ही कौन है, एक मैं हूँ और एक तुम हो, और 2 लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। रितेश का ये जवाब सुनकर तो मैं हैरान रह गई, जो मुझे हमेशा सजने संवरने की बात करते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और आज वही इंसान मुझसे नौकरों की बात पर बहस कर रहा था। ये सब सुनकर मेरा तो दिल टूट गया था। लेकिन मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन रितेश ऑफिस से घर वापस आए तो वह मुझे बहुत खुश लग रहे थे। अब जब मैंने उनसे वजह पूछी तो कहने लगे कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, लेकिन वह मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं सोचने लगी आज फिर ऐसी क्या बात है जो आज इतना खुश है, लेकिन मैं उनकी आदत को अच्छे तरीके से जानती थी। जब वह कोई बात बताने से मना कर दिया करते थे तो फिर वह बताते ही नहीं थे। मैं भी चुप हो गई और खामोशी से अगले दिन का इंतजार करने लगी। शाम के समय में उनका इंतजार कर रही थी कि दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने गाड़ी खड़ी थी। पहले तो मैं पहचान ही नहीं सकी, क्योंकि रितेश अपनी गाड़ी घर के अंदर खड़ी करते थे, लेकिन आज वह अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। जब मैंने दरवाजा खोला तो वंदना, तुम जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ और इसके साथ की जो साड़ी मैंने तुम्हें दी है वो पहनना मत भूलना। मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। जब तुम तैयार हो जाओगी तो हम चलेंगे, और जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। मैंने उनसे वह बाइक लिए और अपने कमरे में आकर तैयार होने खुशी खुशी रितेश के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं बहुत मेहनत से और लगन से तैयार हो रही थी। लाल रंग की साड़ी और गोल्डन कलर की ज्वेलरी में मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी। मुझे को देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ही हूँ। बार बार मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी। अभी मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई थी। दरवाजे पर बेल बजी। मैं समझ गई थी कि दरवाजे पर रितेश ही होंगे और वह मेरा इंतजार नहीं कर सकी। मुझे पहले ही लेने आ गए। मैंने जल्दी से अपने बाल खोले और घर को लॉक करके रितेश के साथ गाड़ी में बैठ गई। आज रितेश भी बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। उन्होंने गाड़ी में म्यूजिक लगा दिया था। रितेश आज बहुत अच्छे मूड में थे और मुझसे काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे। वो मुझे समझाने लगे कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे और मुझे वहाँ पर सब लोगों से हंसी खुशी मिलना है। और फिर वह कहने लगे कि अगर इंसान अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है तो वह बहुत सारे फायदे उठा सकता है। उनकी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बड़े होटल के सामने पार्क की। उन्होंने हमारी गाड़ी का दरवाजा ऐसे खोला जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। मेरा हाथ पकड़कर वो होटल के अंदर चले गए। उनका अंदाज आज मुझे बहुत बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा शादी के बाद पहली बार ही जो आज वह सारी दुनिया के सामने दिखा रहे थे। जब हम उस होटल के अंदर गए तो एक बहुत बड़े हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ लाइट जल रही थी। होटल में बहुत सारे ऑफिसर और उनकी पत्नियां इनवाइट थी। यह एक बहुत बड़ी पार्टी थी। यहाँ पर मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पता चल गया था कि मेरी खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ खींच लिया है। वैसे तो मैं पहले भी तैयार थी और आज मैं ऐसे तैयार हुई थी जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को तैयार किया जाता है। रितेश ने भी बहुत ज्यादा प्राउड से मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया।
उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया और वहाँ हल्का हल्का म्यूजिक भी बज रहा था। यह माहौल मेरे लिए बहुत ही अजनबी सा था। जिंदगी में पहली बार मैंने इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खाया था, जिससे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन मैं रितेश का साथ दे रही थी, जो कि आज वह बहुत ज्यादा खुश है। मुझे कुछ देर से ऐसा लग रहा था कि हमारे पास वाली टेबल पर जो आदमी बैठा है, वह बराबर मुझे देख रहा था। उसका देखना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे उसके देखने से उलझन हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वह अपनी टेबल से उठकर हमारे साथ ही हमारी टेबल पर आकर बैठ गया। बात करते करते पता चला कि वो मेरे पति रितेश का सीनियर ऑफिसर था, लेकिन उसे देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था। सीनियर है। रितेश ने मुझे उससे मिलवाया। उसके हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया, ना चाहते हुए भी मुझे सबके सामने उससे हाथ मिलाना पड़ा। हाथ मिलाते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ से हल्के से दबा दिया था। उसकी हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी। रितेश ने भी यह बात नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वह चुप रहे। मुझे अपने पति की इस हरकत पर बहुत हैरत हो रही थी कि वह सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। रितेश ने मुझे बताया कि यह मिस्टर खन्ना है। अगर यह चाहे तो मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। मिस्टर खन्ना की बातचीत जारी रही हो। बहुत ज्यादा दिलचस्प बातें करना बराबर ही मुझे देखे जा रहे थे। जब पार्टी खत्म हुई तो मिस्टर खन्ना मेरे पति से हंस हंस कर बातें करने लगे। उनके साथ साथ ही चलते हुए होटल से बाहर आ गए। उनका हमारे साथ में चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और अब हम पार्टी से अपने घर वापस आ गए थे। रितेश ने घर आकर मुझे शुक्रिया अदा किया, क्योंकि पार्टी में मैंने उनका पूरा साथ दिया था। इसी खुशी में रितेश ने मुझसे वादा किया कि वो जल्दी ही घर में किसी नौकरानी का इंतजाम कर देंगे। बस अब मुझे उनके साथ ऐसे ही पार्टियों में जाना होगा और उनके बड़े बड़े ऑफिसर से मेल जोल बढ़ाना होगा। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो 12 बजे बज रहे थे। रितेश खुद ही नाश्ता करके घर से ऑफिस के लिए निकल गए थे। 1 घंटे बाद में दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। उस समय मेरे पति घर पर नहीं होते थे और वह उस समय कभी घर पर आते भी नहीं थे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन है। जब मैंने दरवाजा खोला तो रितेश ही थे। उनके उस समय घर पर आने पर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई, लेकिन उनके बराबर में मैंने एक लड़के को खड़ा हुआ देखा तो मैं समझ गई थी। लड़के की उम्र 17 साल की होगी। उसका रंग सफेद और रितेश ने मुझे उस लड़के से मिलवाया। मुझसे कहने लगे कि श्यामू है। बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है। हर काम करना जानता है। इसमें कोई समय होटल में भी काम किया है। घर के सारे कामों से लेकर गाड़ी चलाना भी जानता है। रितेश ने उसकी तरफ इशारा करते हुए उसका कंधा अपनी नजरें नीची कर ली। मुझे उसका अंदाज बहुत अच्छा लगा। रितेश ने मुझे बताया कि यह बहुत ही गरीब घर से हैं। आज सुबह तुम सो रही थी तो मैं नाश्ता किए बगैर ही चला गया था। मैंने सोचा कि मैं किसी ढाबे पर ही नाश्ता कर लूंगा। वह मेरी मुलाकात श्यामू से हुई। यह मुझसे बहुत कुछ दिल से मिला और इसलिए मुझे बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाया। मैं इतनी ज्यादा तनख्वाह देने की बात करके अपने साथ में लेकर आ गया। ये तुम्हारी हर काम में मदद करेगा और तुम्हारे छोटे भाई की तरह ख्याल रखें। श्यामू। उन्होंने श्यामू की तरफ देखा तो उसने जी हाँ में सर हिला दिया। मैं भी सुकून से हो गई थी कि नौकरों की फौज से जान छूटी। अच्छा है, एक ही नौकर घर के सारे काम कर लेगा। मुझे भी आसानी होगी और ज्यादातर खपाना भी नहीं पड़ेगा। शाम उन्हें सच में मुझे बहुत आराम पहुंचाया और सारे काम औरतों से भी ज्यादा अच्छे से करता था और कोई फालतू बात भी नहीं करता था। अब मैं बहुत ज्यादा चैन से हो गई थी। श्यामू से मुझे हमदर्द हो गई थी। अब वो मुझे मेरे छोटे भाई की तरह ही लगता था। वो मुझे भी दीदी दीदी कहता तो मुझे एहसास होता किसके दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन जब मैं सुबह श्यामू अपने कमरे में नहीं था, मुझे फिक्र होने लगी। ये पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने बाहर जाकर देखा तो वह लॉन में बैठा हुआ रो रहा था। मैं उसके आंसू देखकर समझ गई कि जरूर उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी या उसके घर में कोई परेशानी होगी, वरना वह इस तरीके से नहीं रोता। वो तो हमेशा हंसी खुशी रहने वाला लड़का था। फिर मैं श्याम के पास गई। मुझे देखा तो वह अपने आंसू मुझसे छुपाने लगा। शायद वह मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था। मैंने उसे काफी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद इसके घर में पैसों की परेशानी होगी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन उसने वो पैसे लेने से मना कर दिया।
इतने में रितेश का फोन आ गया। वो कह रहे थे कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम शायमू से उसे खाना बनवा लेना। वही लाल वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाना तुम, मगर मेरे मेहमानों से बातचीत करती रहोगी तो उनका दिल लगा रहेगा। उनके दोस्तों के बारे में सुनकर तो मुझे घबराहट होने लगी। खन्ना को बर्दाश्त करना तो मेरे बस के बाहर की बात थी। उनकी गंदी नज़र उस दिन भी मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसे मैंने खूब ध्यान से देखा था। लेकिन मैं मजबूरी और रितेश के कहने पर तैयार हो गई। तकरीबन रात के 7 बजे रितेश अपने मेहमानों को लेकर घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। रितेश के साथ आने वाला मेहमान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर खन्ना ही थे, जिनको देखकर ही मेरा मूड खराब हो गया था। मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं उनसे बातचीत करूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे बात करनी पड़ी। मैं और रितेश जी खन्ना के साथ हैं। मैं और रितेश खन्ना के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। मिस्टर खन्ना बहुत ही अजीब तरीके से मेरे सामने बैठे थे, मगर उन्हें कोई खबर ही। थोड़ी देर बाद रितेश के मोबाइल पर किसी का फोन आया और फोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में मैं और मिस्टर खन्ना अकेले रह गए थे। ना घर ना मुझसे बातें करने लगे तो मुझे उनका यह अंदाज पसंद नहीं आया। वो इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे थे, जो मेरा जवाब देने का दिल नहीं कर रहा था। 10 मिनट हो गए जब रितेश कमरे में वापस नहीं आए तो मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मुझे मिस्टर खन्ना के साथ बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं जैब उठकर खड़ी होती है। मिस्टर खन्ना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उन्हें जोर का थप्पड़ लगा, लेकिन मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और आराम से उनसे कहने लगी कि मिस्टर खन्ना, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति के दोस्त हैं और उनके सीनियर ऑफिसर हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। अगर आप नहीं बदतमीज बंद नहीं की तो मैं भी अब बदतमीजी पर ही उतर आऊंगी। उन्हें मेरी इस बात से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था और सुकून से खड़े होकर मुझे बोल रहे थे। जब मैंने उनसे अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो वो और मेरे करीब आने लगे। उससे में मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने टेबल से फ्लावर पॉट उठाया और उनके सर पर मार दिया। उनके सर से थोड़ा खून बहने लगा तो वह चिल्ला उठे। उनकी चीख सुनकर मेरे पति कमरे में आ गए। मिस्टर खन्ना दर्द से चीख रहे थे और मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था। बजाय इसके वह अपने दोस्त मिस्टर खन्ना को कुछ कहते हैं, उन्होंने उल्टा मुझे ये डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये तुमने क्या कर दिया? अभी इसी समय उनसे माफी मांगो। मैंने उनसे माफी नहीं मांगी और उनकी तरफ देखते हुए जमीन पर थूक दिया और कहने लगी कि मिस्टर खन्ना, ना अगर इस पूरे देश के राजा भी होते तो भी मैं माफी नहीं मांगती। उल्टा इन्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए जो गंदी हरकत इन्होंने मेरे साथ। मेरी बात सुनकर रितेश की मुझे बहुत ज्यादा गुस्से में देखा और मुझसे कहने लगे, अगर तुमने मिस्टर खन्ना से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें यही खड़े खड़े डिवोर्स दे दूंगा। अपने पति की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। क्या कोई भी शरीफ इंसान अपने दोस्त की खातिर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? मैं भी जिद पर अड़ गई क्योंकि इस तरह की हरकत ही ऐसी थी। उनसे माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यूं खामोश खड़ा देखकर रितेश उल्टी गिनती गिनने लगे और सोच रहे थे कि अगर वह मुझे छोड़ने की धमकी देंगे तो मैं मिस्टर खन्ना के पैर पड़ ले लूंगी और उनसे माफी मांग लूंगी। लेकिन मैं भी अपनी बात से नहीं हटी और मैंने उनसे माफी नहीं मांगी। उसके बाद रितेश ने मुझसे कहा कि तुम पेपर तैयार करना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं हैरत की नजरों से उन्हें देखने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रितेश तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, फिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? वह भी अपने इस घटिया दोस्त के खातिर। मिस्टर खन्ना ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह भी बड़बड़ाते हुए हमारे घर से चले गए। मेरे पति भी उनके पीछे पीछे और मेरे पति ने खुद उनसे माफी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद जब रितेश घर के अंदर वापस आए तो उनका मूड ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपना बैकपैक करना शुरू कर दिया और उसी समय घर से जाने लगी तो रितेश ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाजा खटखटाया, मगर उन्होंने नहीं खोला। थोड़ी देर बाद वो अंदर आए और मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ? मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है वो गुस्से में कह दिया कि हमारी बरसों की मोहब्बत मेरी छोटी सी बात पर खत्म हो जाएगी। जाहिर लड़कियों की तरह हंगामा मत करो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और खबरदार जो तुमने घर से निकलने की कोशिश भी की है
तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वैसे भी दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, इजाजत भी नहीं। जब तक मैं ना कहूँ, तुम घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती। तुम्हें हर सूरत में मेरे ऑफिसर को खस करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। रितेश इस हद तक गिर सकते थे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस सारे हंगामे की खबर श्यामू को भी हो चुकी थी। कमरे में पड़े फ्लावर पॉट के टुकड़े समेटने के लिए मैंने उसे ही कहा था। अब जब रितेश ने मुझे यहाँ कमरे में बंद कर दिया था और मैं श्यामू के रहमो करम पर आ गई थी, मेरे पति ने उसे समझाया था कि मुझसे कोई बात ना करें। अगले दिन रितेश घर से ऑफिस के लिए चले गए। उनके कहने के अनुसार श्याम ने मुझे खाना दिया। मैं अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी और अपने नौकर की मोहताज हो गई थी। मैंने श्याम को उसकी माँ बहन का वास और उसके आगे हाथ जोड़कर मदद मांगी तो श्याम भी मेरे लिए पिघल गया और कहने लगा कि दीदी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी अब मेरी है, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारा पति भगवान माफ करें, बहुत ही घटिया और गिरा हुआ आदमी है। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और अगर कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की सोच भी ले तो उसकी तलाक कर दी जाती है। तो शाम की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वह मेरी मदद जरूर करेगा और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर के बाद श्यामू मेरे कमरे में वापस आया और मुझसे बोला कि दीदी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सुबह बताना चाहता था मगर मुझे याद नहीं रहा। वो घटिया इंसान जो मेरा मालिक और तुम्हारा पति है, किसी से फोन पर बात करके कह रहा था कि कल हमारे घर पर वही साहब आएंगे और आप हर सूरत में उनसे मिलेंगे। श्याम उन्हें जब मुझे ये बात बताई तो मैं समझ गई थी, मैं मिस्टर खन्ना की इज्जत बन चुकी हूँ। इसी सोच और ख्याल में मेरी सारी रात गुजर गई। पूरी रात मेरी रोते हुए गुजरी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो मेरी इज्जत की हिफाजत कर ले। एक दिन श्यामू मेरे पास आया। उसकी सांस फूली हुई थी और वो काफी जल्दी में लग रहा था। दरवाजा खोलकर मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला दीदी तुम अपने खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दे दो। मैं उसका चेहरा देखते हुए बोली ऐसे में कपड़ों की क्या जरूरत है। तो वह कहने लगा कि यह समय ज्यादा बातें करने का नहीं है, बस आप मुझे एक अपना अच्छा सा जोड़ा दे दे। मैंने उसे अपनी एक साड़ी निकाल कर दी थी। वह मेरे हाथ साड़ी लेकर कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो साड़ी पहनकर मेरे कमरे में दोबारा आया तो उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई क्योंकि उसने बहुत ही अजीब तरीके से साड़ी बांध रखी थी। जिद करने पर मैंने उसकी साड़ी ठीक से बांधी। अब वो पूरी तरीके से एक औरत लग रहा था। उसने अपने सर पर मेरी ही तरह लंबे बालों की विग लगा रखी थी। मैंने उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा औरत बनने का इरादा है। मैं अपने सारे दुख भूल गई थी और उससे हंसी मजाक करने लगी। उसने मुझसे कहा कि दीदी आप यहाँ से जाए और मेरे कमरे में जाकर बैठ जाना। हमारे घर में आज उसके साथ एक और लड़का आया था जो श्यामू का दोस्त था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने घर में किसी के आने की आवाज, जूतों की आवाज मेरे कमरे की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा कांप रहा था और फिर मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक होने की आवाज आई। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। घर में शोर मच गया। मैं कमरे से बाहर निकली। जब मैं अपने कमरे के पास पहुंची और मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां का मंजर ही कुछ अलग था। खन्ना के कपड़े फटे हुए थे। श्यामू और उसका दोस्त मिस्टर खन्ना को मार रहे थे। खन्ना की तो हालत खराब हो रही थी। मैंने उसे मना किया लेकिन उस पर तो जैसे भूत सवार था। मैं तक ना की जब तुम्हारी हालत हो गई और श्यामू ने उन्हें छोड़ दिया और एक तरफ देखने लगी और दिल ही दिल में हैरान भी हो रही थी। मेरा यहाँ रुकना अब हद से खाली नहीं था, इसलिए मिस्टर खन्ना को कमरे में बंद करके और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। श्याम मुझे गाड़ी में बैठाकर मेरे घर ड्रॉप करके खुद न जाने कहाँ चला गया। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वह उसी समय मुझे शहर से लेकर दूसरे शहर चले गए। रितेश की जान पहचान बहुत दूर तक थी। उसने मुझे डिवोर्स दे दी थी, मगर वह अपना बदला लेना नहीं भूला था क्योंकि वह मेरे जरिए अपने ऑफिसर्स को खुश करके प्रमोशन लेना चाहता था। वो कभी भी मुझसे अपना बदला ले सकता था। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी मेरी माँ के दोस्त के बेटे से हो गई। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ बहुत खुश। मेरा घर बहुत छोटा सा और मेरे पति एक छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन वह मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे।
और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे घर में खुशियां ही खुशियां थी। भगवान ने मुझे बच्चे की खुशी भी दे दी थी। ये सब होने के बाद रितेश के बॉस ने उस पर फ्रॉड का केस करके उसकी सारी जायदाद हथिया ली थी और उसे जेल भिजवा दिया था। आगे मैं बस इतना ही कहूंगी, भगवान दुश्मन को भी ऐसा पति ना दे जो अपनी पत्नी की इज्जत नीलाम करना चाहता हूँ। अपनी पत्नी को सीढ़ी बनाकर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि अपडेट